एक थॉट एक्सपेरिमेंट ये हो सकता है कि सूरज को सडनली अगर गायब कर दिया जाए या वो डिसअपीयर हो जाए तो उसका असर क्या पड़ेगा, ज़मीन के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, अब न्यूटन की जो थ्योरी है उसके मुताबिक तो ये असर इंस्टेंटेनियसली होगा। ठीक है, तो आइंस्टाइन इससे हैप्पी नहीं था, उन्होंने कहा ये तो फिर एक नॉन लोकल थ्योरी हो गई, तो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो ग्रेविटी है वो इंस्टेंटली उसका असर हुआ है, और ग्रेविटी की ये जो कम्युनिकेशन हुई है ये फास्टर देन लाइट है, और उसकी अपनी थ्योरी के मुताबिक कोई भी चीज़ फास्टर देन लाइट ट्रैवल नहीं कर सकती। फिर उसने बड़ी उस पर मगजमारी की, तकरीबन 10 साल लगा रहा इस प्रॉब्लम, इस पैराडॉक्स को सॉल्व करते हुए, और अल्टीमेटली उसने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे दी और उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। और उसके मुताबिक, उसकी इक्वेशंस के मुताबिक, अगर आप सूरज को गायब करते हैं तो स्पूकी एक्शन फ़ौरन नहीं होगा, इंस्टेंटेनियसली नहीं होगा, वो तकरीबन 8 मिनट लगेंगे। उसके अंदर जो रिपल्स क्रिएट होंगी, ग्रेविटेशनल जो फील्ड है उसके अंदर जो रिपल्स क्रिएट होंगे वो ज़मीन तक पहुंचते पहुंचते तकरीबन 8 मिनट लगेंगे। वो उतना ही टाइम लगेगा जितना स्पीड ऑफ लाइट को लगता है, क्योंकि उसमें और भी पैराडॉक्सेस थे। उन्होंने कहा कि अगर एक ऑब्जर्वर सूरज के पास उस वक्त से गुजर रहा हो तो उसको वो इस पूरे फिनोमेना को देखेगा तो उसको कैसा लगेगा। उस केस में उसको ऐसे लगेगा कि ज़मीन पहले निकली है और सूरज बाद में ख़त्म हुआ है। तो ये जो कॉज और इफ़ेक्ट का जो चक्कर है ये भी बड़ा उसमें ख़राब हो जाएगा। कॉज़ैलिटी का भी बड़ा एक इशू था, तो बड़ा वो उसने कुछ 10 साल वो इन प्रॉब्लम्स के साथ उलझा रहा। तो एनीवे उसने चीज़ें रिजॉल्व कर ली, और मेरे ख्याल में उसके बाद जो उसकी ये जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई ना, वही अंडरस्टैंडिंग चूँकि इतनी सक्सेसफुल उसका ये रहा सारी जर्नी, तो वो चीज़ फिर उसी को कैरी करता रहा वो क्वांटम मैकेनिक्स के केस में भी। तो इधर भी जब उसने ये चीज़ें स्टडी की तो क्वांटम मैकेनिक्स में देखें हमारे पास ये है कि हम पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करते हैं वेव फंक्शन से, और वेव फंक्शन जो है वो प्रोबेबिलिटी वेव फंक्शन होता है, और एक बड़ा एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, और फिर उससे आप डिफ़ाइन करते हैं। तो उसमें कोलैप्स ऑफ ए वेव फंक्शन जो है ना, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो उस पर आइंस्टाइन ने उसी तरह का सवाल दोबारा पूछा कि जी अगर आप एक वेव फंक्शन को पूरा स्प्रेड आउट कर देते हैं और आप किसी जगह ऑब्जर्व करते हैं तो वो कोलैप्स हो जाता है, तो दूसरी जगह मतलब वो कुछ स्पूकी एक्शन और एक्शन एट ए डिस्टेंस का प्रॉब्लम उसको फिर वहाँ पे उसी तरह का नज़र आया जो उसे न्यूटन की थ्योरी के अंदर भी नज़र आया। तो उसने कहा है कि ये प्रॉब्लम उसी तरह का ही है और वो उसको उसी तरह ही सॉल्व करना चाहता था, इसलिए फिर वो सेटिस्फाई नहीं था इस पूरी डिस्कशन के साथ, और बोर के साथ बेहतरीन ज़बरदस्त उसकी डिस्कशन होती थी, और मुख्तलिफ उसके थॉट एक्सपेरिमेंट्स तब भी चलते थे इसको रिजॉल्व करने के लिए। मतलब एक एक्सपेरिमेंट जो शायद थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्री भी में हमने देखा है कि वो ये कहता है कि अगर आप दो पार्टिकल्स ले लें और उनके लेट्स से मास कैलकुलेट कर लें और उनको पहले लेट्स से किसी वे में करीब ले आएँ, ठीक है ना। अब वो एंटेंगलमेंट का लफ्ज़ यूज़ नहीं कर रहा, मतलब वो पहले थॉट एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है कि जी लेट्स से वो दो पार्टिकल्स का मास कैलकुलेट कर लें, उनको करीब ले आएँ और उनको स्प्रिंग अप आउट मतलब एक दूसरे से जुदा कर दें, दूर कर दें। तो अब इक्वेशन लगाएं उसके ऊपर, तो मास आपके पास है, लेट्स से कोई फोर्स भी आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो एक का आप पोजीशन फाइंड कर सकते हैं और दूसरे का मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं, और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। ठीक है, वो क्यों रिलेटेड होंगे वो इक्वेशन से आप रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो ये कहता है कि एक की पोजीशन फाइंड करके आप एक की पोजीशन फाइंड कर लें, दूसरे का मोमेंटम फाइंड कर लें, तो आप बेसिकली एक ही पार्टिकल के दोनों चीज़ें फाइंड कर लेंगे। अब ये जो अनसर्टेनिटी का प्रॉब्लम था ना, वो इसको इस तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा था कि वो जो अनसर्टेनिटी का जो प्रॉब्लम है फंडामेंटल लेवल पे कि पार्टिकल्स की जो पोजीशन है और मोमेंटम है वो आप साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये उसका बड़ा ज़बरदस्त थॉट एक्सपेरिमेंट्स है। तो ये करता रहा उसके साथ डिबेट बोर के साथ इस तरह के मुख्तलिफ वेज़ में, लेकिन इसका बोर आंसर ये करता है कि फ़र्ज़ करें कि आप एक की जब पोजीशन फाइंड कर रहे हैं एक पार्टिकल की और दूसरे की मोमेंटम फाइंड कर रहे हैं, तो जिस वक्त आप पार्टिकल की पोजीशन फाइंड कर रहे हैं एक की, उसी वक्त एट द सेम टाइम उस एक्ट ऑफ मेजरमेंट से दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाए, या अगर मोमेंटम फाइंड कर रहे हैं तो दूसरे की पोजीशन डिस्टर्ब हो जाए। तो इसका जवाब आइंस्टाइन ने ये कहा था कि अगर ऐसा हुआ है तो फिर ये दिस विल बी ए स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है,
तो एनीवे उसको ये आइंस्टाइन की ये जो अप्रोच थी ना थॉट एक्सपेरिमेंट्स की, ये बहुत ही ज़बरदस्त थी। और यहाँ से उसको आइडिया हुआ है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द क्वांटम मैकेनिक्स, और एटलीस्ट उसकी एक्सप्लेनेशन एटलीस्ट कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना। प्रेडिक्शंस ठीक है वो सही हैं, उससे आप बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन आइंस्टाइन वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फिलोसोफर और थिंकर। वो चीज़ों को समझना चाहता था रादर देन कि जी उसको आप अप्लाई करते हैं, उससे क्या बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो ये बड़ी उसकी ज़बरदस्त बहस थी जो चलती रही। अब ये 1927 की जो सॉल्वे कॉन्फ्रेंस थी वो 5th थी आई थिंक, उसमें डॉक्यूमेंट्री में बड़ा ज़बरदस्त उसमें दिखाया उन्होंने कि कैसे ये बहसें चलती रही। लेकिन आइंस्टाइन समहाउ कन्विंस नहीं कर पाया बोर को, और या बोर के जो ग्रुप था और जो ज़्यादा कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन है वही स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन समझी जाती रही, और समटाइम्स जैसे कहते हैं ऑर्थोडॉक्स इंटरप्रिटेशन। तो आइंस्टाइन इतना मुतमिन नहीं था, लेकिन आइंस्टाइन के साथ कुछ लोग मिल गए जो आइंस्टाइन की मेरे ख्याल में इन ऑब्जेक्शंस को समझ रहे थे। उनमें से सबसे बड़ा नाम श्रोडिंगर था, क्योंकि श्रोडिंगर जो है, श्रोडिंगर की तो इक्वेशन यूज़ हो रही है, श्रोडिंगर इज़ वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट। और श्रोडिंगर ने किसी स्टेज पे उसको डिस्कस भी किया था कि इसमें जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो प्रॉब्लम एंटेंगलमेंट का है ना, दिस इज़ द की। और इस पे ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो शायद हम स्टैंडर्ड जो इंटरप्रिटेशन है उससे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मेरे ख्याल में फिर उसके बाद आइंस्टाइन ने इस पे मज़ीद सोचा, और उसके बाद पोडोल्स्की और रोजन के साथ मिलके उसने ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा। ये मई में आर्टिकल लिखा था उसने, ठीक है। अभी मैं आपके व्यूज़ भी इस हवाले से लेता हूँ, लेकिन उसी साल 1935 में उसने एक और आर्टिकल भी लिखा है, वो मैं बाद में आपसे डिस्कस करता हूँ। तो अब आप अपने ज़रा व्यूज़ बताएं, आप इस सारी स्टोरी को कैसे देखते हैं? अच्छा, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी डॉक्यूमेंट्री, तो उम्मीद है आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो इसमें तो मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि मतलब आइंस्टाइन ने किस तरह अप्रोच किया था इस प्रॉब्लम को ना अपने 1935 के पेपर में। तो उसने बेसिकली उसने दो अजम्पशंस ली थी जो कि बड़ी रीज़नेबल अजम्पशंस हैं कि ना लोकेलिटी होनी चाहिए, कि ना अगर आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके इर्द गिर्द की चीज़ें उसे इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, बहुत दूर दराज की चीज़ें उसे इमीडिएटली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, जो कि हमेशा से हमारी अजम्पशन रही है। और दूसरी उसकी अजम्पशन थी रियलिज्म की, तो वो ये है कि ना अगर कोई भी चीज़ आप मेजर कर रहे हैं तो उसकी मेजरमेंट के बावजूद भी उसकी एक वैल्यूज़ मौजूद हैं जो कि इन्फ्लुएंस नहीं होंगी मेजरमेंट के अमल से, जो कि इंडिपेंडेंटली उसके पास कुछ चीज़ें हैं मेजरमेंट के, उसके पास वैल्यूज़ हैं जो कि अगर आप ना भी करें मेजरमेंट तब भी उसके वो पोजेस करेगा, और मेजरमेंट करने से वो कोई चेंज नहीं हो जाएंगी, इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव चीज़ें मौजूद हैं। तो उसने जब ये दोनों असम्पशंस ली और फिर उसने अपनी एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया उसने कि हम दो पार्टिकल्स को दूर दूर ले जाते हैं तो मैं पोजीशन और मोमेंटम दोनों मेजर कर सकता हूँ एक साथ, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से। और पोजीशन तो ऑब्वियसली हमें स्पीड पता है दोनों की, टाइम के बारे में पता चल जाएगा पोजीशन उनकी कहाँ है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से मुझे पता चल जाएगा मैं स्पिन जीरो पार्टिकल से स्टार्ट कर लेता हूँ और एक पार्टिकल इधर डिके हो जाएगा, एक पार्टिकल इधर डिके हो जाएगा, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से दोनों के मोमेंटम ही पता चल गया मुझे। तो इसका मतलब है क्वांटम मैकेनिक्स तो कहती है पोजीशन और मोमेंटम में एक साथ बता ही नहीं सकता किसी पार्टिकल का, तो इसका मतलब है क्वांटम मैकेनिक्स इनकम्प्लीट है। तो इसलिए उसने कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स मुझे तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रही जो कि एग्जिस्ट करती है असल में। तो इसलिए उसने कहा कि इसके अंदर कोई ना कोई हिडन वेरिएबल्स होने चाहिए जिससे हम अपडेट करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स को और इसको हम कंप्लीट बनाएंगे। तो ये अच्छी क्रिटिसिज्म थी उस टाइम पे। और फिर जो है खैर फिर बेल्स थ्योरम आ गया। तो फिर बेल ने एक सेकंड, तो फिर बेल ने जो है उसने भी यही अजम्पशंस ली उसने कि ना अगर मैं लोकेलिटी अज्यूम कर लूँ और रियलिज्म भी अज्यूम कर लूँ तो फिर मैं एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूँ। कॉम्प्लिकेटेड सा उसका एक्सपेरिमेंट था कि दो दूर दूर ऑब्जर्वर्स हैं एलिस और बॉब, और उनके पास मेजरिंग डिवाइसेस हैं, वो तीन डिफरेंट किस्म के डायरेक्शन में स्पिन मेजर करते हैं पार्टिकल की, उन्हें डिटेल्स में जानने की ज़रूरत नहीं है। और वो दूर दूर हैं बहुत ज़्यादा, दोनों ऑब्जर्वर्स ना बड़े दूर दूर हैं, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते एज सच। तो उनके मेजरमेंट्स के दरमियान कोरिलेशंस कितने हो सकते हैं अगर मैं अज्यूम करूं कि लोकेलिटी भी है और रियलिज्म भी है। तो उसमें इक्वालिटी बनती है कि ना लेस देन
इज दिस वर्किंग? उसमें एक इनइक्वालिटी बनती है कि उनके जो कोरिलेशंस का सम है वो ना लेस देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए, अगर ये एक लोकेलिटी और रियलिज्म दोनों सच है। लेकिन पता चला 2 √2 है वैल्यू जो आ रही है, जो कि ग्रेटर देन 2 है। तो इसका मतलब है कि बेल इनइक्वालिटी वायलेट हो गई, और इसका मतलब है कि या फिर लोकेलिटी गलत है, या फिर रियलिज्म गलत है, या फिर दोनों गलत है, जिस तरह वो डॉक्यूमेंट्री में बता रहे थे। उन्होंने वर्ड्स ये यूज़ नहीं किया, उन्होंने बस वैसे ही बताया उन्होंने आखिर आखिर में। तो इसके बाद और एक और चीज़ भी हो सकती है, वो सुपर डिटर्मिनिज्म की भी उन्होंने बात की थी डॉक्यूमेंट्री में, उन्होंने वर्ड नहीं यूज़ किया। लेकिन सुपर डिटर्मिनिज्म बहुत अजीब सी चीज़ है, जो आखिर में नहीं वो बता रहे थे, और जिसके लिए उन्होंने आखिर वाला एक्सपेरिमेंट भी किया था कि मैं इतनी दूर क्विज़ार्ट से मैं अपने फोटॉन्स लूँ, ताकि इतनी दूर से तो अब ये तो नहीं है ना कि पहले से लिखा हुआ है कि फलाना जो एक्सपेरिमेंटर है वो ये मेजरमेंट परफॉर्म करेगा जिसकी वजह से उसे ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि मैं जो मेजरमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ और जो मुझे आउटकम मिल रहा है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मेरी अपनी एक फ्री विल है और वो पहले से कोरिलेटेड नहीं है। फिर तो एक कंस्पिरेसी सी बन जाएगी ना, कि पहले से एक लिखा हुआ है, यूनिवर्स के बिग बैंग के टाइम पे लिख दिया गया कि ये एक्सपेरिमेंटर्स इस तरह मेजरमेंट परफॉर्म करेंगे, और फिर उनको उसकी वजह से ये रिजल्ट मिलेगा जो कि गलत रिजल्ट है। तो ये तो एक बड़ी अजीब सी बात होगी ना, फिर तो साइंस का कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर हम ये अजम्पशन ले, फिर तो हर कोई भी चीज़ कंस्पिरेसी हो सकती है। क्या पता हमारी जितनी भी हमने जनरल रिलेटिविटी की मेजरमेंट्स की हैं वो भी एक कंस्पिरेसी थी, असल में कोई और थ्योरी है, असल में सच है। इसको सुपर डिटर्मिनिज्म कहते हैं, कुछ लोग इसे बिलीव भी करते हैं, जो कि बड़ी अजीब सी बात है। तो ये तीसरी अजम्पशन है, इसको हम साइड पे कर देते हैं, अजीब अजम्पशन है। सबीना हॉसनफेल्डर कहती है कि ये हो सकता है, लेकिन आई डोंट बिलीव दिस। जिराड टेहूफ्ट भी है ना पता उसको उसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि वो उसके क्या इस बिलीफ्स हैं, लेकिन ज़्यादा जॉन बेल ने भी इसको बिल्कुल डिसमिस कर दिया था। उसने कहा था बिल्कुल फजूल अजम्पशन है ये, इसको हमें इसके बारे में तो कंसिडर भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन खैर हो तो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, लेकिन अभी आप जब 1935 में जब आइंस्टाइन ने पेपर लिखा, उसका जो रिएक्शन आया उसका थोड़ा सा आप रिकॉल करवाएंगे कि बोर ने कैसे उसको रिएक्ट किया, क्योंकि बहस तो बोर के साथ चल रही थी ना, तो वो उसने उसको कैसे देखा? तो बोहर जो था, मेरे ख्याल से अब बोहर वो जो उसको उसके हिसाब से तो ऑब्वियसली क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट है, वो नहीं उसने एक्सेप्ट किया कि क्वांटम मैकेनिक्स इनकम्प्लीट हो सकती है। तो उस टाइम लेकिन बस एक स्टेलमेट सही था इनके दरमियान, क्योंकि ना कोई हमारे पास एक्सपेरिमेंट नहीं था कि हम इन दोनों चीज़ों को डिस्टिंग्विश कर सकें। अच्छा, मुझे तो लगता स्टेलमेट ने, मुझे तो लगता है कि बोर की इंटरप्रिटेशन प्रिवेल कर रही थी, और वही मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक तरह से एक्सपेरिमेंट उस तरह से नहीं था ना कि हम उसको डिस्टिंग्विश, बस एक फिलोसॉफिकल डिस्कशन चल रही थी। लेकिन फिलोसॉफिकल में भी ज्यादा तो यही चल रहा था कि बोर का जो स्कूल है या बोर की इंटरप्रिटेशन है वो डोमिनेंट वही चल रहा था। लेकिन पॉली ने कहा था उस जमाने में कि ना कोई फायदा ही नहीं है कि हम इस पे बहस करें। अच्छा, कि अगर मैं मेजरमेंट करता हूँ किसी चीज की, तो वो इसकी जो वैल्यू है वो पहले से एग्जिस्ट करती है नहीं करती, वो मैटर ही नहीं करता ना, क्योंकि मेजरमेंट के बाद ही मुझे पता चलेगा उसकी क्या वैल्यू है। तो उसने कहा कि कोई फायदा ही नहीं है इस पर बहस करने का। तो वो शट अप एंड कैलकुलेट करना, शट अप एंड कैलकुलेट। उसने कहा क्यों ये लोग बहस कर रहे हैं बैठ के, अगर पहले से वो करती भी है एग्जिस्ट वैल्यू, नहीं भी करती, जब मैं मेजरमेंट करूंगा मुझे पता चल जाएगा। तो उनके लिए बस एक फिलोसॉफिकल सी डिबेट थी। लेकिन बेल की कमाल ये है कि उसने हमें एक तरीका बताया कि इन दोनों अजम्पशंस को अगर हम लें तो हमें डिफरेंट रिजल्ट्स मिल सकते हैं कुछ खास एक्सपेरिमेंट्स के। तो वो उसका कमाल था। देखें इसके बाद जो आगे बीच में तो सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई ना, और प्रिवेलिंग जो इंटरप्रिटेशन रही वो तकरीबन शट अप एंड कैलकुलेट वाली थी और कोपेनहेगन वाली ही चलती रही। बीच में जॉन फॉन नॉयमन बीच में आ गया, उसने एक किताब लिखी क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। अब जॉन फॉन नॉयमन को ज़्यादातर लोग कंप्यूटर के हवाले से जानते हैं या एज ए मैथमेटिशियन जानते हैं, लेकिन उसका क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी काम है, और उसमें जो उसने बहुत सारी अपनी मैथमेटिकल फार्मूलेशन की है वो भी इंटरेस्टिंग थी। तो उसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक उसने थ्योरम प्रूव किया, और मेरे ख्याल में वो आइंस्टाइन की इस थ्योरी को ना सम हाउ ये जो हिडन वेरिएबल वाली थ्योरी है उसको उसके वाले से उसने कोई काम किया। तो उससे भी कुछ लोगों ने ये बात निकाल दी कि ये डिबेट सेटल हो गई है, और अब जॉन फॉन नॉयमन जो है उसने भी प्रूफ कर दिया है, और ये हिडन वेरिएबल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और ये जो स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन है यही सही है। तो उस पर एक मैथमेटिशियन जर्मनी के अंदर थी, उनका नाम था ग्रीटा हरमन।
उसने थोड़ा सा एतराज़ किया था। उसने कहा था कि आपने प्रूफ तो पढ़ा ही नहीं है, आप इसको अपने अपने इंटरप्रिटेशन के साथ अलाइन करके देख रहे हैं। प्रूफ में तो कुछ मिस्टेक्स हैं और कुछ ऐसी जम्पशंस हैं जो जिससे प्रूफ उस तरह होता नहीं है जिस तरह शायद नॉयमन क्लेम करा था। अब जॉन फॉन नॉयमन उस वक्त तक ही इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द जीनियसेस। तो लोगों ने कहा कि वही अपील टू अथॉरिटी कर दी उन्होंने, कहा बस जी अब बोर ने भी कह दिया है और जॉन फॉन नाइमन ने भी एक थ्योरम भी प्रूव कर दिया है, तो अब ये डिबेट सेटल हो गई है। फिर उसके दौरान उसके बाद आया डेविड बोम, ठीक है ना, उसका कोई कोई याद है स्टोरी? डेविड बोम ने फिर कोई अपनी एक पायलट वेव थ्योरी थी, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप? हाँ, डेविड बोम की भी इंटरेस्टिंग है। अब कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन जो है तो उसके अंदर रियलिज्म नहीं होता कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन में, लेकिन लोकेलिटी उसके अंदर होती है कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन में। तो अगर तो लेकिन जो बोहम की थ्योरी थी उसके अंदर उल्टा था, उसके अंदर वो कहता था कि रियलिज्म तो है कि पहले से वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, मेजरमेंट्स करने से पहले एग्जिस्ट करती हैं वैल्यूज, ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, लेकिन कह रहा था कि नॉन लोकेलिटी भी हो सकती है कि इंस्टेंटेनियसली या फिर फास्टर देन लाइट इन्फ्लुएंसेस प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ये दो अपोजिंग व्यूज थे। मेरे ख्याल से जो बेकर है वो भी इसको बोहम को सपोर्ट करता है उस किताब के अंदर। तो ये एडम बेकर है, इसने रिसेंटली कोई आई थिंक 10 साल पहले एक ज़बरदस्त सारे जो डिबेट्स होती रही हैं उसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त किताब लिखी है और उसके ऊपर काफ़ी उसकी वीडियोस भी हैं और जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं उनके साथ उसकी डिस्कशन भी है। एडम बेकर की बुक है व्हाट इज़ रियल। तो मैंने बहुत अर्सा पहले इसके बारे में देखा था, लेकिन मुझे किसी ने भेजी थी, फिर मुझसे लॉस्ट हो गई, फिर मैंने आपसे ली तो मैंने उसके कुछ अभी चीज़ें रिसेंटली पढ़ी भी। तो बोम, आप सही कह रहे हैं, बोम भी ये समझता है कि मतलब बोम भी आइंस्टाइन के साथ ही शायद अलाइन था। और उसके बाद एक और भी तो आया ना ह्यू एवरेट, जिसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और ह्यू एवरेट ने भी शायद जो मल्टीवर्स की थ्योरी या जो मुख्तलिफ ब्रांचेस होती हैं वो निकल दी ना। तो मैनी वर्ल्ड्स के अंदर जो है लोकेलिटी भी है, रियलिज्म भी है, लेकिन उसके अंदर फिर और अजीब अजीब चीज़ें हैं उसके अंदर कि बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं वेव फंक्शन के और मल्टीपल यूनिवर्सेस होती हैं उसके अंदर और वो मिस्ट्रीज हैं उसके अंदर। कहते हैं कि बोर ने उसको भी बिल्कुल शटअप एंड कैलकुलेट कर दिया, और या उसके बाद तो शायद वो इतना डिसहार्ट हुआ कि उसने फिज़िक्स ही छोड़ दी। तो लेकिन अभी भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जो बोम की थ्योरी को भी देखते हैं, इस हवाले से उसको आगे लेके चल रहे हैं, और मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन भी तकरीबन चल ही रही है, लेकिन इंटरप्रिटेशन के मसाइल तो बहुत सारे हैं। तो मतलब समराइज मतलब अगर मैं करूं तो मतलब बेसिक मसला ये था कि मतलब आइंस्टाइन ने प्रूव किया था कि मतलब लोकेलिटी और रियलिज्म को अगर हम लें साथ, तो जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो फिर कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो वो क्वांटम मैकेनिक्स के उस तरह से खिलाफ था कि हमें ना एक अपडेटेड थ्योरी चाहिए, लेकिन जो बाकी सारे लोग थे कहते नहीं क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट ही है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इन अजम्पशंस को ब्रेक करना पड़ेगा इन वन वे और दी अदर। ठीक है, तो फिर डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से इसको ब्रेक किया। कि अगर आप कहते हैं कि अच्छा आइंस्टाइन कहता है कि रियलिज्म भी होना चाहिए, लोकेलिटी भी होनी चाहिए, बोहर ने कहा, और ये जो कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन थी इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो वेव फंक्शन है ये कोई रियल ऑब्जेक्ट नहीं है उस तरह, क्योंकि हम जहन में हम ये सोच रहे हैं इस टाइम ये कोई फील्ड की तरह है, जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड की आपने बात की थी ना, और एक पॉइंट पे एक चीज़ हुई और फिर इन्फ्लुएंस थोड़ी देर बाद प्रोपेगेट किया, फिर कोई और चीज़ हो गई। लेकिन बोहर ने कहा था बस एक ना कैलकुलेशन के लिए एक रेसिपी है सिर्फ वेव फंक्शन, ये कोई फिजिकल चीज़ की तरह इमेजिन ना करें इसे। तो अगर एक इस तरफ एक पार्टिकल है उसका मैं एक स्पिन ऑब्जर्व करता हूँ, फिर दूसरी तरफ एक पार्टिकल का भी मुझे पता चल जाता है, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि उसके बारे में जो मुझे नॉलेज थी उस सिस्टम के बारे में वो अपडेट हो गई, या मुझे पता चल गया कि अब ये स्टेट किस हालत में, सिस्टम किस हालत में। इसका मतलब नहीं है कोई इन्फ्लुएंस प्रोपोगेट कर रहा था उनके दरमियान। तो उसने कहा कि रियलिज्म को अगर आप ना लें, आप कहें कि जो साए है आपका वेव फंक्शन वो रियल ही नहीं है, एक रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर आपको लोकेलिटी की फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो कि प्रोपोगेट कर रही है। तो दूसरी तरफ अगर बोहम की तरफ आप चले जाएं, तो बोहम कह रहा था कि नहीं, जो साए है, जो वेव फंक्शन एक रियल चीज़ है, रियल एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप उसको रियल फिजिकल ऑब्जेक्ट तस्वुर कर लेते हैं, फिर उसके अंदर नॉन लोकल इन्फ्लुएंसेस ट्रैवल करना ज़रूरी है उसके अंदर, ताकि दूर दूर के पार्टिकल्स एक साथ को रिलेटेड हो सकें। फिर वो उसमें नॉन लोकेलिटी उसने डाल दी। और ये जो अपना मैनी वर्ल्ड्स वगैरह वाले थे, तो इसके अंदर
तो आपको आप लोकेलिटी भी इसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ना अब लोकेलिटी आप आराम से रख सकते हैं ना, क्योंकि उसमें ये है कि अब मैंने स्पिन मेजर किया और दूसरी तरफ एक स्पिन मुझे मिल गया। तो इसमें यह है कि आपको जो फॉर एग्जांपल इसमें ना रियलिटीज आप स्प्लिट कर रहे हैं ना इसके अंदर, तो इसके अंदर आपकी एक रियलिटी है ही नहीं आपकी मैनी वर्ल्ड्स के अंदर। तो तो जो इस श्रोडिंगर कैट जो है वो या उसको ये कैसे फिर एक्सप्लेन करते हैं? श्रोडिंगर क्या? श्रोडिंगर की जो कैट थी हाँ हाँ उसको फिर कैसे एक्सप्लेन करते हैं? क्योंकि उसने भी ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली ये जो प्रॉब्लम थे ईपीआर के हवाले से उसको ही एक्सप्लेन करने के लिए उसने ये थॉट एक्सपेरिमेंट्स किया था ना, श्रोडिंगर का भी। उसने बेसिकली जो है मेरे ख्याल से उसने एक क्रिटिसिज्म था, ये जो श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट था ना, कि मेरे ख्याल से कि किस तरह मेरे ख्याल से कि आई एम नॉट एग्जैक्टली लाइक रिमेंबर राइट ना, आपको याद है कुछ किसका क्रिटिसिज्म था ना बेसिकली ये? नहीं मुझे तो ये जो एक मुझे आपको कोई याद है किसका तो आप बता सकते हैं? मुझे याद आ माइक दीजिएगा। वो गलत अच्छा, ये स्टेटमेंट नहीं देना चाह बेसिकली रहा। देखें वो आइंस्टाइन के साथ अलाइंड था ना श्रोडिंगर, तो उसने अपने उसी ये जो प्रॉब्लम था ना जो आइंस्टाइन रेज करा था उसी को एक्सप्लेन करने के लिए उसने श्रोडिंगर कैट की ना एग्जांपल दी थी। जी जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं। श्रोडिंगर ने जब इक्वेशन बनाई थी तो उसको खुद अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि ये फिजिकल सिस्टम है, ये मैं क्या डिस्क्राइब किसको कर रहा हूँ, मैथमेटिकली तो ठीक है। और आइंस्टाइन के एतराज़ के बाद कि इसमें लोकेलिटी जो है वो वायलेट हो रही है और रियल भी नहीं है, तो इसको तो श्रोडिंगर को तो बताया गया था कि जी ये प्रोबेबिलिटी वेव है, ये एक्चुअल फिजिकल रियलिटी को तो कर ही नहीं रही। तो वो खुद भी फिर अपनी इक्वेशन पे जो उसका रिजल्ट था उस पे क्रिटिसाइज कर रहा था असल में, कि इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो बड़ी वियर्ड है कि कैट कैसे एक ही वक्त में लाइव भी हो सकती है और डेड भी हो सकती है। सुपरपोजिशन एक ही वक्त में दोनों एट ए टाइम कैसे हो सकता है। लेकिन वो इसका मतलब है कि वो उसको फिजिकल सिस्टम के तौर पर ही लेना चाह रहा था, बोम की तरह। अगरचे नील्स बोर ने जो इंटरप्रिटेशन की थी वो ये थी कि ये प्रोबेबिलिटी वेव है बेसिकली ये, बल्कि उसका जो मेंटर था नील्स बोर नहीं था, श्रोडिंगर का मैक्स बॉर्न। जी मैक्स बॉर्न ने उसको कहा था कि ये अगर आप इसको ये प्रोबेबिलिटी वेव है बेसिकली, ये कोई रियल फिजिकल वेव उस सेंस में नहीं है जैसे वेव फंक्शंस हम पानी का या साउंड वेव्स उनका जो है वो लेते हैं, तो एक्चुअल फिजिकल नहीं है। लेकिन आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, मेरे एक दो और कमेंट्स हैं वो बाद क्योंकि में। इसमें आगे फिर जो मैनिमल इंटरप्रिटेशंस वाले हैं ना वो तो इसको आगे फिर इस कैट के डेड और अलाइव होने को भी ना एक्सप्लेन करते हैं ब्रांचेस करके। हाँ वो उसको ज़रा एक्सप्लेन करें। हाँ, तो श्रोडिंगर ने क्रिटिसाइज ही कर रहा था वो एक तरह से क्वांटम मैकेनिक्स कितनी अजीब है कि इसके अंदर सुपरपोजिशन एग्जिस्ट कर सकते हैं पार्टिकल्स के दरमियान, तो फिर बड़ी बड़ी चीज़ों के दरमियान क्यों नहीं कर सकते सुपरपोजिशंस एग्जिस्ट। तो उसने रिलेट कर दिया एक क्वांटम पार्टिकल को एक बड़े ऑब्जेक्ट के साथ, तो वो जब डिके होगा पार्टिकल तो वो मर सकती है कैट, अगर नहीं होगा तो फिर कैट अलाइव रहेगी। तो उसका मतलब है कैट एक ही वक्त में जिंदा भी है और मरी हुई भी है। तो उसने कहा क्या अजीब सी बात है ये। तो उसके बाद फिर ये मैनी वर्ल्ड्स के थ्रू भी आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मतलब एक वक्त में ऐसा नहीं है कि मेरी दुनिया के अंदर वो कैट जिंदा भी है और मरी हुई भी है, मेरी रियलिटी के अंदर वो या फिर जिंदा है या फिर मरी हुई और किसी और रियलिटी में दूसरे सिचुएशन है। इसमें आगे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है, एक तो यह है कि वही मेजरमेंट के प्रॉब्लम थे कि ये जो मैनी वर्ल्ड्स हैं अगर पैरेलल वर्ल्ड है भी हैं तो इनको हम कैसे मेजर करें, कौन सा हमारे पास कोई तरीका है या नहीं है। लेकिन बहुत सारे हैं जो इस स्कूल ऑफ थॉट्स के साथ भी जुड़े हुए हैं और वो ये कहते हैं ये ही एक ज़बरदस्त तरीका है जिससे वो जो क्वांटम पैराडॉक्सेस हैं उनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ये जो सुपरपोजिशन वाले प्रॉब्लम्स हैं तो उनको एक इस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। तो ये इसलिए वो इसको फॉलो करते हैं। बल्कि वो जो वेरिटासियम का डायरेक्ट मुलर है उसने भी एंड में यही कहा था कि मुझे मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन पे ज़्यादा बेहतर लगती है इस तरह की वियर्ड प्रॉब्लम्स को उसका
हाल मुझे वो ज़्यादा लेकिन वो बेहतर एक लगता है। अनफॉल्सिफाइबल सी थ्योरी है ना कि उसके अंदर आपने इतने ज़्यादा पोस्टुलेट तो कर दी रियलिटीज़, लेकिन आप उनको वेरीफाई कैसे करेंगे? तो एक अनसाइंटिफिक सी थ्योरी लगती है ना ये। बाकी जो है कम से कम हम एक रियलिटी के अंदर हैं, तो उनको हम बाद में जाके शायद टेस्ट भी कर सकें, उनको डिस्टिंग्विश भी कर सकें, लेकिन इसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। तो इसलिए मुझे तो ये पसंद नहीं है मैनी वर्ल्ड्स की इंटरप्रिटेशन। लेकिन एक कुछ फिलोसॉफिकली बड़ी अपीलिंग है, बड़े लोगों को इस वजह से पसंद है कि इसके अंदर फिर इनडिटर्मिनिज्म हम ख़त्म कर देते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में से। हर चीज़ डिटर्मिनिस्टिक ही है क्वांटम मैकेनिक्स में, और जो प्रोबेबिलिटी है वो एक इल्यूजन है, क्योंकि हम एक रियलिटी के अंदर रहते हैं तो हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिलती। लेकिन अगर हम एक गॉड्स आई व्यू से देखें पूरी यूनिवर्स को, जिसमें तमाम ब्रांचेस हमें नज़र आ रही हों, तो उसके अंदर तो हर चीज़ डिटर्मिनिस्टिकली इवॉल्व कर रही है, और तमाम ब्रांचेस श्रोडिंगर इक्वेशन को फॉलो कर रही हैं। और एक और मैं इंटरप्रिटेशन बता दूं फॉर कंप्लीटनेस, वो ये है कि ऑब्जेक्टिव कोलैप्स थ्योरीज भी होती हैं। उसमें ये है कि आपने श्रोडिंगर इक्वेशन को अपडेट कर देते हैं, उसमें कोई नॉन लीनियर टर्म्स ऐड कर देते हैं, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन बजाते खुद तो लीनियर इक्वेशन है, तो उसके अंदर सुपरपोजिशंस बन जाती हैं खुद ब खुद। लेकिन अगर आप उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा टर्म्स ऐड कर दें, नॉन लीनियर नॉइज टाइप की टर्म्स आप ऐड कर दें, तो उसके अंदर ना फिजिकली खुद ब खुद कोलैप्स हो सकता है सिस्टम्स के अंदर। तो आप एक ही रियलिटी के अंदर हैं और आपने इनडिटर्मिनिज्म भी आपने एक्सप्लेन कर दिया आपने। तो इस तरह की भी थ्योरीज हैं, GRW है फॉर एग्जांपल, पेनरोज की है ऑब्जेक्टिव कोलैप्स, ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन वाली थ्योरी है, ये एक और कैटेगरी है। आपकी कौन सी इंटरप्रिटेशन है जो आपकी फेवरेट है, या अच्छा, एक आपको सही और भी लगती है है? बड़े मजे की, वो है क्यूबिज्म। हाँ, 5 क्यूबिज्म। चले मैंने बता दिए आपको, ठीक जी, है ना। तो जी। कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन हो गई है, और हमारी बोहम की इंटरप्रिटेशन हो गई है, मैनी पायलट वेव मैनी थ्योरी, हाँ। पायलट वेव हो गई है, मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन हो गई है, ऑब्जेक्टिव कोलैप्स हो गए, और 5वीं क्यूबिज्म। ओके। तो क्यूबिज्म जो है ये भी बड़ी, मतलब मेरी, मुझे कोई सेटिस्फाइंग तो कोई भी नहीं लगती मुझे 100%। अब मैं नहीं बता कह सकता कि ये मेरी फेवरेट है, लेकिन सब में कुछ चीज़ें हैं। तो जो 5वीं है क्यूबिज्म, इसको लिखते हैं QBISM। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ये लोग भी कहते हैं कोपेनहेगन की तरह कि जो वेव फंक्शन है वो एक रियल फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वेव फंक्शन सिर्फ हमारा एक स्टेट ऑफ नॉलेज नहीं है, स्टेट ऑफ बिलीफ है हमारा, कि एक जो सिस्टम है वो अभी किस स्टेट में हो सकता है। तो अगर मैं कहूँ कि जो एक सिस्टम है मेरे पास 50% अप हो सकती है, इसकी स्पिन 50% डाउन हो सकती है, तो ऐसा नहीं है कि असल में वो अप भी है डाउन भी है, बल्कि मेरा जो बिलीफ है इस टाइम वो ये है कि वो 50% अप हो, 50% डाउन हो सकती है। और अगर मैं मेजर कर लेता हूँ वो अप हो गई, तो अब मुझे 100% कन्फर्म हो गया कि वो अप ही है। जिस तरह बहुत सी चीज़ों के बारे में हम अनसर्टन होते हैं ना दुनिया के अंदर, हमें नहीं पता होता कि यार इस डब्बे के अंदर अभी क्या है, तो हमारी अनसर्टेनिटी होती है हमारी बिलीफ के अंदर। फिर डब्बा खोल लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या है। तो वो उस तरह करके उसे एक्सप्लेन करते हैं कि बस ये एक ना हमारा एक मेंटल मॉडल की तरह है, ये वेव फंक्शन, और हमारे एक स्टेट्स ऑफ बिलीफ हैं, हिस्टोग्राम की तरह है ये, कि इतनी प्रोबेबिलिटी इसकी, इतनी प्रोबेबिलिटी इसकी, प्रोबेबिलिटी इसकी। और जब हम मेजर करते हैं किसी चीज़ को, तो मसला ये मेजरमेंट प्रॉब्लम का कि एकदम से वेव फंक्शन कोलैप्स कैसे हो जाता है। तो इसमें तो रॉजर वो पेनरोज भी फिर एतराज़ बड़े करते हैं। आसान तरीके से आप सब एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, कि अगर एक डब्बा है उसके अंदर रेड बॉल भी हो सकती है, ब्लू बॉल भी हो सकती है, तो अभी जो है वेव फंक्शन बना हुआ है उस के ना, उसका कलर क्या है। और जैसे ही मैंने देखा तो वेव फंक्शन कोलैप्स हो गया, और मुझे पता चल गया कि वो रेड बॉल थी। तो इसमें कोई मिस्ट्री तो नहीं है इसके अंदर, तो हम वेव फंक्शन तो होता रहता है कोलैप्स इस तरह, जब मुझे पता चल जाता है किसी चीज़ के बारे में। तो ये उस तरह, लेकिन इसमें फिर वो ना कुछ ये नहीं बताते कि असल में क्वांटम रियलिटी और अल्टीमेट रियलिटी है क्या। वो हर चीज़ नहीं, आपके लेकिन ना, जब आइंस्टाइन ये पेपर का टाइटल हाँ, ही लिख रहा है कि कैन क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी। रियलिटी इज कंप्लीट, तो इससे इससे तो पता चल रहा है कि कंप्लीट नहीं है। ठीक है। और शायद आइंस्टाइन जो हिडन वेरिएबल लेके आना चाह रहा था वो भी, देयर इज़ अ वे, उसका कोई रास्ता निकाल रहा है ना वो, एक तो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी। इस पे एक बात करना चाहूँगा, ये फ़लसफ़े के हवाले से बात चूँकि नहीं हुई। आइंस्टाइन के ख़्याल में फ़िज़िक्स रियलिटी को डिस्क्राइब करती है। जब रियलिस्ट था। जी, और जो बोर था, बोर के ख़्याल में ये जानना ज़रूरी नहीं है, हम अगर इसके ज़रिए प्रिडिक्ट कर सकते हैं मेजरमेंट के बाद तो ये काफ़ी है। यानी ये फ़लसफ़े में जो दो अलग-अलग ब्रांचेज़ हैं कि एक ऑन्टोलॉजिकल जो बीइंग की रियलिटी है कि वो फिज़िकली रियल रियलिटी में ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, क्या फिज़िक्स का काम है उस रियलिटी को डिस्क्राइब करना,
या सिर्फ वो मेजरमेंट के ज़रिए प्रिडिक्ट करना उसका काम है। तो जो शट अप एंड कैलकुलेट वाले हैं वो असल में यही कहते हैं कि जी बस हमारा काम ये नहीं है कि वो फिज़िकल एक्चुअल रियलिटी कैसे एग्जिस्ट करती है, बल्कि हम उसको मॉडल्स के ज़रिए समझ रहे होते हैं, खा वो मैथमेटिकल मॉडल है या मेंटल मॉडल है, थॉट एक्सपेरिमेंट्स हैं, और वो मॉडल के ज़रिए जब हम समझते हैं तो देयर इज़ अ लिमिट टू हाउ मच वी कैन नो। तो वो वहाँ पे इक्तिफाक करते हैं। कांट, तो जी कांट के साथ मुझे तो लगता है कांट बोर और जो है वो कांट की हसल फिलॉसफी को हसल सब्सक्राइब का कर रहा जो था। है फिनोमेनोलॉजिस्ट के बजाय आप नॉमिनन को या ऑब्जेक्टिव रियलिटी को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, आप उसको किसी ना किसी मॉडल के ज़रिए एक्सेस करेंगे इनडायरेक्टली। तो ये भी बेसिकली एक मैथमेटिकल मॉडल है। अच्छा, उसकी भी मैथमेटिकल मॉडल्स भी हमारे चूंकि ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हैं, तो वो भी हो सकता है फ्यूचर में रिफाइन हो जाएं। जैसे किसी दौर में जीनो का जो इतराज़ था, जीनो का पैराडॉक्स था, वो कैलकुलस के बाद जो है वो अब हम उसको एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त कैलकुलस चूंकि नहीं था, तो उसका कोई मैथमेटिकल मॉडल नहीं था, इसलिए जीनो कहता था कि ये चीज़ कभी भी अपने टारगेट तक तीर जो है वो नहीं पहुंच सकता। तो अभी भी हो सकता है हमारे जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं वो पार्टिकल और वेव इन दोनों पे बेस्ड हैं। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अलावा अगर आप हाइजेनबर्ग का भी जो मैट्रिक्स मैकेनिक्स है उसको भी स्टडी करें, तो उसमें भी अनसर्टेनिटी जो है वो नेचर के अंदर बिल्ट इन है। तो जब आप ये कहते हैं कि आइंस्टाइन या इनमें से जीता कौन, तो असल में ये कोई मुनाजरा तो हो नहीं रहा था कि जी कौन जीता कौन हारा। फर्क ये है कि आप ये फिजिसिस्ट ज्यादा बेहतर बताएंगे कि फिजिक्स का काम क्या है, रियलिटी को डिस्क्राइब करना या सिर्फ मेजरमेंट के बाद प्रिडिक्ट कर देना। अब फिजिसिस्ट में दो तो स्कूल है ना, बेसिकली आइंस्टाइन, हाँ, बेसिकली ये इनसे हाँ, पूछना चाहूंगा मैं शहरयार साहब। क्योंकि बेसिकली स्कूल के जो दो स्कूल इधर से ही मर्ज हुए ना। आइंस्टाइन तो रियलिस्ट था, वो तो ये कहता है कि फिजिक्स का काम है रियलिटी को समझना, व्हाट इज़ रियलिटी, वो ऑन्टोलॉजी के हवाले से भी है। और ये जो बाकी हैं इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, जो बाकी जो मैथमेटिक्स को भी एज ए टूल के तौर पे देखते हैं, वो फिर इसको उस तरीके से देखते हैं। आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से अब ज़्यादातर जो फिजिसिस्ट के जहन में होता है वो यही होता है कि हम ना ऑब्जेक्टिव रियलिटी को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और इस तरह कम ही लोग सोचते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मतलब इट डजेंट रियली मैटर कि असल में हम ऑब्जेक्टिव रियलिटी को देख रहे हैं या फिर एक मॉडल है जिसको हम मोस्ट प्रॉब्ली, मुझे तो यही लगता है कि मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि हमारा ब्रेन एक सर्टन तरीके से स्ट्रक्चर्ड है और हमारी एक सर्टन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री रही है हमारी, और तो उसके हिसाब से हम कुछ ख़ास ही किस्म के मॉडल्स हैं जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड को। क्योंकि मतलब हमारी परसेप्शन भी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू फॉर एग्जांपल अदर एनिमल्स, और कोई और अगर स्पीशीज़ एक रहती है इंटेलिजेंट और उसकी डिफरेंट किस्म की उसकी परसेप्शन है, तो वो शायद डिफरेंट किस्म की थ्योरीज इन्वेंट करे। तो हम कुछ कह नहीं सकते कि, और फिर इस सवाल थोड़ा सा मीनिंगलेस सा नहीं हो जाता कि वाकई कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हमेशा आपको एक पर्सपेक्टिव की तो ज़रूरत है ना टू लुक एट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, और हमेशा आपकी एक सब्जेक्टिव किस्म की रहेगी। तो ये एक फ़िलोसॉफिकल सी डिबेट है, लेकिन वर्किंग एजम्पशन जो ज़्यादातर फिजिसिस्ट के जहन में यही होती है कि हम जब एक चीज़ को देख रहे हैं तो हम एक तरह से ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड ही है हमारे लिए, हम उसको अज्यूम कर लें ऑपरेशनली कि ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड ही है जिसको हम देख रहे हैं। उससे कोई फ़ायदा ही नहीं है ये सोचने का कि यार ये सब्जेक्टिव हो सकता है, फिर छोड़ दें हम साइंस, और क्या फ़ायदा है करने का। तो मेरे ख्याल से अगर आप बहुत डेडिकेटेड हैं टूवर्ड साइंस तो आपके अंदर ये एजम्पशन होती है। इस तरह मैथमेटिशियंस के अंदर भी ये बात होती है, उसके अंदर भी ये दो पॉइंट्स ऑफ व्यू है ना, एक प्लेटनिज्म है और एक फॉर्मलिज्म है। कि प्लेटनिस्ट जो होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, वो कहते हैं कि वाकई में मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं आउट देयर इन सम वे, जिनको हम बस एक्सेस कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, बजाय ऐसे कि हम हर चीज़ इन्वेंट कर रहे हैं खुद ब खुद। और ज़्यादातर मैथमेटिशियंस यही बिलीव करते हैं इनेटली कि हम ना इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कोई चीज़ और वाकई वो चीज़ पहले से एग्जिस्ट कर रही है, चाहे मैं उसे इन्वेस्टिगेट करूँ या ना करूँ। पाए पहले से एग्जिस्ट करता है और प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस वैसे ही पहले से एग्जिस्ट करता है, चाहे ह्यूमंस होते या ना होते।
तो उसके अंदर आप ये डिबेट डाल सकते हैं कि यार नहीं, क्या पता हम खुद ही इन्वेंट कर रहे हैं और क्या पता ये चीज़ें ना, और आप कहाँ लोकेट करेंगे इन प्लेटोनिक ऑब्जेक्ट्स को आप। लेकिन वो फिर फ़ायदा नहीं है उसका, कोई डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते आप दोनों चीज़ों के दरमियान ना। तो वर्किंग अजम्पशन मेरे ख्याल से यही होती है मैथमेटिशियंस के जहन में भी और फिजिसिस्ट के जहन में भी, कि वी आर इन्वेस्टिगेटिंग समथिंग रियल एंड ऑब्जेक्टिव। तो लेकिन फिर क्वांटम मैकेनिक्स जब आई तो फिर उसने बहुत बड़ी कन्फ्यूजन कॉज कर दी। उसने कहा कि यार वाकई कोई इस तरह की ऑब्जेक्टिव चीज़ है या नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मैं जब मेजर करता हूँ कोई चीज़ तो मेरे से इन्फ्लुएंस हो जाती है चीज़। तो लाइक ये जो हमने थ्योरी बनाई है, क्या ये कोई हमें ऑब्जेक्टिवली किसी चीज़ के बारे में बता रही है, या फिर सिर्फ और सिर्फ हमारा एक रेसिपी है कैलकुलेशंस करने के लिए, और हम कभी ऑब्जेक्टिव रियलिटी तक पहुंच ही नहीं सकते हम। लेकिन अभी ये प्री मैच्योर बात है करने के लिए, बिकॉज एंड में उन्होंने बताया था कि क्वांटम ग्रेविटी हमारा एक लास्ट स्टेप है फिजिक्स के अंदर। तो बड़े फिजिसिस्ट ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब क्वांटम ग्रेविटी हमारी पूरी तरह से डिस्कवर हो जाएगी तो क्या पता क्वांटम मैकेनिक्स के मसले भी खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाए। इसलिए भी काफ़ी लोग हैं, सिर्फ ये नहीं है कि वो बायस्ड हैं अगेंस्ट क्वांटम इंटरप्रिटेशंस और वो कहते हैं तो फजूल काम है। बहुत से लोगों से अगर आप पूछें, फिजिसिस्ट से आप पूछें जो कटिंग एज पे काम कर रहे हैं, वो कहें कि यार आप नहीं सोचते मेजरमेंट प्रॉब्लम के बारे में, तो कहते हैं यार अभी तो फिजिक्स कंप्लीट ही नहीं है यार, अभी तो हमने क्वांटम और ग्रेविटी को कंबाइन ही नहीं किया अभी तक हमने। तो क्या पता जब हम कंबाइन करें ना तो खुद ब खुद हमें ऐसे आंसर्स मिलें जिनसे हम ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं, जिससे हमें पता चल रहा है कि प्रोबेबिलिटी हमें क्यों नज़र आती है एट आर स्केल्स, और क्या पता रियल आप जब जाएं एट द मोस्ट फंडामेंटल स्केल्स कोई प्रोबेबिलिटी ना हो और एक यूनिक डिस्क्रिप्शन हो। तो ये